हेलो एवरीबॉडी। मैं हूं हेमंत सुमन और आप देख रहे हैं सीबीएसई साइंस क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और ये हमारा पार्ट नंबर 11 है। इस पार्ट से पहले हमने अपने जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वे क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, उनके नोमेनक्लेचर, उनके आइसोमर्स के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। अब हाइड्रोकार्बन्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो इस पार्ट में हम हाइड्रोकार्बन्स की अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को शुरू करने वाले हैं। तो ये आपके बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी यहाँ पर बहुत मज़ा आने वाला है। तो आप इसको लास्ट तक देखते रहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। Chemical properties of carbon compounds. In this section, we will be studying about some of the chemical properties of carbon compounds. इस सेक्शन में हम यहाँ पर कार्बन कंपाउंड्स के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। Since most of the fuels we use are either carbon or its compound, we shall first study combustion. तो हमारे जो फ्यूल्स होते हैं जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह, ये सब क्या होते हैं, कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कंबशन को पढ़ेंगे। कंबशन आपने क्लास 8 में भी पढ़ा है। कंबशन का मतलब होता है दहन। किसी भी पदार्थ का जलना कंबशन कहलाता है। यानी किसी भी चीज़ को आप जलाते हैं तो क्या होता है, उसका कंबशन होता है। ठीक है, केमिकल लैंग्वेज में या साइंस की भाषा में हम क्या कहते हैं, इसको कंबशन कहते हैं, जलाने को। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वह है केमिकल जो प्रॉपर्टी हम देखने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स की, वह है कंबशन। कार्बन in all its allotropic forms burn in oxygen to give carbon dioxide along with the release of heat and light। तो कार्बन जितने भी इसके एलोट्रोपिक फॉर्म, एलोट्रॉप्स हमने पढ़े हैं कार्बन के, जैसे कि ग्रेफाइट होता है, डायमंड होता है और फुलरीन होता है, और इसके जितने भी हाइड्रोकार्बन्स बन सकते हैं या बनते हैं कार्बन के, ये सब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं और साथ में ये हीट और लाइट भी प्रोड्यूस करते हैं। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आल्सो रिलीज ऑन लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग। हमारे ज़्यादातर कार्बन कंपाउंड्स क्या करते हैं, हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं, साथ में CO2 भी प्रोड्यूस करते हैं जलने पर। दीज आर द ऑक्सीडेशन रिएक्शन दैट यू लर्न अबाउट इन द फर्स्ट चैप्टर। और ये जो जलना होता है, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है कार्बन के साथ या कार्बन के कंपाउंड्स के साथ। तो ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ जाता है, CO2 जरूर फॉर्म होती है। तो ये जो ऑक्सीजन का जुड़ना है, इसको हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, इट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हालांकि हम अगले पार्ट में और पढ़ने वाले हैं। अपने नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, कंबशन के बाद वह ऑक्सीडेशन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो बर्निंग होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन या कार्बन के कंपाउंड बर्न होते हैं, इसको भी आप ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। और यहाँ पर कुछ रिएक्शन दी गई हैं, जैसे कि फर्स्ट में आपके कार्बन प्लस ऑक्सीजन लिखा है। तो कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है और क्या बनाता है, CO2 बनाता है, साथ में हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है, ऊष्मा और प्रकाश यहाँ पर साथ में प्रोड्यूस होते हैं। देन CH4 प्लस O2, ये हमारे CO2 प्लस H2O बनाता है। CH4 यानी कि कार्बन का पहला हाइड्रोकार्बन होता है हमारा, यानी सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन ऑफ कार्बन इज CH4। तो CH4 हमारे H2O, CO2 और हीट एंड लाइट यहाँ पर प्रोड्यूस करता है। सिंपली अगर हम सिर्फ कार्बन को जलाएंगे, जैसे कि हमारे प्योर फॉर्म में होते हैं, ग्रेफाइट होता है, डायमंड होते हैं या फुलरीन होते हैं, प्योर फॉर्म में अगर कार्बन है, चारकोल है, कॉक है, तो ये हमारे सिर्फ CO2 प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन हाइड्रोकार्बन जब हम लेंगे CH4, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कार्बन के वे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, तो उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आप समझ लें और ये भी समझ लें कि जब हाइड्रोकार्बन जलेगा तो CO2 और H2O, ठीक है, ये दोनों निश्चित रूप से यहाँ पर बनेंगे और साथ में हीट एंड लाइट तो प्रोड्यूस होती ही है। देन यदि हम हमारे फंक्शनल ग्रुप वाले हाइड्रोकार्बन्स की बात करें, देखिए यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है, जो कि हमने एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप में पढ़ा है, तो हम इसको कहते हैं इथाइल एल्कोहल। 2 कार्बन वाला यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें क्या जुड़ा हुआ है, OH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल एल्कोहल या फिर इथेनॉल। ठीक है,
तो ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो CO2 बनाएगा, H2O बनाएगा और हीट एंड लाइट भी प्रोड्यूस करेगा। तो आप देख सकते हैं कि मीथेन और इथेनॉल दोनों बिल्कुल सेम तरीके से जलते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और क्या प्रोड्यूस करते हैं, CO2, H2O, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करते हैं। तो आप इन रिएक्शन को अच्छे से नोट कर लें और लिख लें, और साथ में इनको बैलेंस भी करें, क्योंकि देखिए यहाँ पर इनको बैलेंस नहीं किया गया है। अपने इधर थर्ड रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कार्बन की संख्या 2 है, लेकिन आपके राइट हैंड साइड में कार्बन 1 ही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा, जो कि हमने चैप्टर फर्स्ट में सीख लिया है। तो आप इनको बैलेंस करने की कोशिश करें और बैलेंस करके ही इसको लिखें। ओके, तो यहाँ नीचे लिखा हुआ भी है, बैलेंस द लेटर टू रिएक्शंस लाइक यू लर्न इन फर्स्ट चैप्टर। तो जैसे कि आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा है, इन सेकंड और थर्ड दोनों रिएक्शन को आपको बैलेंस करके देखना है। फर्स्ट रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन है ना। तो इस तरह से आप इनको बैलेंस करेंगे और फिर इसको लिख कर देखेंगे। देन एक्टिविटी 4.3, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी लिखी गई है। क्वेश्चन, दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंट, और ये एक्टिविटी आपको टीचर की प्रेजेंस में करनी है। टेक सम कार्बन कंपाउंड्स नेफ्थलीन, कैम्फर, एल्कोहल 1 by 1 ऑन ए स्पेचुला एंड बर्न देम। आपको कुछ कार्बन के कंपाउंड्स लेने हैं, जैसे कि आपकी नेफ्थलीन होता है, नेफ्थलीन आप जैसे फिनाइल की गोलियां कहते हैं, जो आप टॉयलेट वगैरह में डालते हैं, वाइट कलर की होती हैं नेफ्थलीन बॉल्स, वो ले सकते हैं। कैम्फर आपके कपूर होता है, ये भी आपके कार्बन का कंपाउंड है। एल्कोहल है, ठीक है। इथेनॉल या मिथेनॉल जो भी आपको लैब में मिल जाए, वे आपके एल्कोहल दे सकते हैं। और आपको इनको क्या करना है, स्पेचुला में लेकर एक एक करके इनको जलाकर देखना है। ऑब्जर्व द नेचर ऑफ द फ्लेम एंड नोट वेदर स्मोक इज प्रोड्यूस। तो आपको जब ये जलेंगे तो उसकी फ्लेम को नोट करना है, उसको ऑब्जर्व करना है कि ये किस प्रकार की फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। क्या ये स्मोक प्रोड्यूस करते हैं, क्या मतलब ये धुएं के साथ जलते हैं या बिना धुएं के साथ ये जलते हैं। लेस सम मेटल प्लेट बिलो द फ्लेम। अब आप क्या करेंगे, आपकी जो फ्लेम है उसके अबाव क्या करेंगे, एक मेटल की प्लेट रखेंगे ऊपर की तरफ और देखेंगे कि उस पर क्या जमता है। इज देयर ए डिपोजिशन ऑन द प्लेट इन केस ऑफ एनी ऑफ द कंपाउंड। तो आपने इतने सारे कंपाउंड जलाकर देखे, सबके ऊपर आपने फ्लेम के ऊपर क्या रखी, एक मेटल की प्लेट रखी, तो आपको क्या वहाँ पर कोई डिपोजिशन देखने को मिलता है, क्या वहाँ पर काला काला पदार्थ जमता हुआ आपको दिखाई देता है। तो आप देखेंगे कि कुछ केसेस में आपको काला धुआं जब निकलेगा तो वह कहाँ जम जाएगा, प्लेट के ऊपर जम जाएगा और वह आपको दिखाई देगा। देन एक्टिविटी 4.4, लाइट अ बंसन बर्नर एंड एडजस्ट द एयर होल एट द बेस टू गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेम्स प्रेजेंस ऑफ स्मोक। तो आपको क्या करना है, एक बंसन बर्नर को जलाना है और इसमें नीचे एक होल होता है बंसन बर्नर में, जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हो, और उसको क्या करना है, आपको एडजस्ट करना है। और आप देखेंगे कि जैसे आप उस होल को कम ज़्यादा करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, आपकी जो फ्लेम होती है बंसन बर्नर की, वह उसमें डिफरेंस आता है। कभी वह येलो फ्लेम में जलती है और कभी रेड फ्लेम में और कभी ब्लू फ्लेम में वह जलती है। तो ऐसा क्यों होता है। व्हेन डू यू गेट अ येलो और सूटी फ्लेम, आप कब येलो और सूटी फ्लेम, सूटी का मतलब होता है धुएँ वाली, ब्लैक फ्लेम जिसमें धुएं की मात्रा ज़्यादा होती है उसको आप कहते हैं सूटी फ्लेम, ठीक है। तो ये जो येलो फ्लेम है, ठीक है, या फिर सूटी फ्लेम है, येलो का मतलब होता है जिसमें धुआं ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये एक ही बात है, या तो येलो फ्लेम दिखेगी आपको। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसको हम अभी नीचे जानने वाले हैं। व्हेन डू यू गेट अ ब्लू फ्लेम, और कब आपको ब्लू फ्लेम देखने को मिलेगी। ब्लू फ्लेम आपकी क्लीन फ्लेम होती है और इसमें धुएँ की मात्रा बहुत कम होती है, ठीक है। तो ऐसी फ्लेम आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ऐसा क्यों होता है, कुछ हाइड्रोकार्बन आपके धुएं के साथ जलते हैं, ब्लैक फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, धुआं प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कुछ ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। कुछ हाइड्रोकार्बन येलो फ्लेम के साथ जलते हैं और कुछ ब्लू फ्लेम के साथ जलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी जनरली गिव अ क्लीन फ्लेम। हमारे जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनको हमने पहले पढ़ा है ना। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं वे क्या कहलाते हैं, हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन हमें हमेशा क्लीन फ्लेम देते हैं, मतलब ये बहुत अच्छी साफ क्लीन फ्लेम के साथ जलते हैं, जिसे हम ब्लू फ्लेम भी कहते हैं। वाइल अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स विल गिव अ येलो फ्लेम विद लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक।
लेकिन जो हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं एल्कीन और एल्काइन, ये कैसे जलते हैं, ये येलो फ्लेम के साथ जलते हैं, ठीक है। और इसमें हमें बहुत ज़्यादा ब्लैक स्मोक भी देखने को मिलता है, इनमें धुआं भी ज़्यादा निकलता है। दिस रिजल्ट इन अ सूटी डिपॉजिट ऑन द मेटल प्लेट इन एक्टिविटी 4.3। और इससे क्या होगा कि आपकी जो मेटल प्लेट, आपने इस एक्टिविटी में ऊपर मेटल प्लेट रखी थी, तो उसके ऊपर आपको क्या दिखाई देगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की जब आप रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन के साथ या उनको जलाएंगे, तो आपको वहाँ पर सूटी डिपॉजिट, काला काला धुआं जमा हुआ आपको दिखाई देगा। However, limiting the supply of air results in incomplete combustion। और जो दूसरी एक्टिविटी है हमारी इधर वाली, उसमें आपने क्या किया था, बंसन बर्नर के होल को एडजस्ट किया था, उसको आपने कम ज़्यादा किया, तो वहाँ पर क्या हुआ, एयर की सप्लाई कम ज़्यादा हुई। तो जो लिमिटिंग सप्लाई है, मतलब जब एयर आपके कम मात्रा में पहुँच रही है गैस को जलाने के लिए, तो यहाँ पर इनकम्प्लीट कम्बशन होता है, ठीक है। क्या होता है, उसका गैस का इनकम्प्लीट कम्बशन होता है, ठीक है। तो इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ इवन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स गिवन अ सूटी फ्लेम। तो हमारे जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको हमने क्या पढ़ा ऊपर के, दे गिव क्लीन फ्लेम, ये ब्लू फ्लेम के साथ जलते हैं। लेकिन यदि इनको भी आप कम मात्रा में ऑक्सीजन देंगे तो ये भी आपके सूटी फ्लेम के साथ या येलो फ्लेम के साथ जलेंगे। दिस गैस और केरोसिन स्टोव यूज्ड एट होम हैज इनलेट्स फॉर एयर सो दैट अ सफिशिएंटली ऑक्सीजन रिच मिक्सचर इज बर्न्ड टू गिव अ क्लीन ब्लू फ्लेम। आपने देखा होगा, आपके ऊपर आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि जो आपके घरों में स्टोव होते हैं, गैस का चूल्हा होता है या केरोसिन स्टोव होता है, उसमें बहुत सारे होल्स बने होते हैं उसके बर्नर के आसपास, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, ये आपको जो उसमें आपने फ्यूल भर रखा है केरोसिन या एलपीजी सिलेंडर में होता है, तो उसको अच्छे से ऑक्सीजन मिल सके, अच्छी मात्रा में उसे ऑक्सीजन या एयर की सप्लाई हो सके और वह ब्लू फ्लेम दे सके, इसलिए उसको वहाँ पर बहुत सारे होल्स उसमें बनाए जाते हैं। इफ़ यू ऑब्जर्व द बटन्स ऑफ कुकिंग वेसल्स गेटिंग ब्लैकेंड, इट मीन्स दैट द एयर होल्स आर ब्लॉक्ड एंड फ्यूल इज गेटिंग वेस्टेड। यदि आप देखेंगे कि जो बॉटम्स होते हैं, मतलब जो तले होते हैं आपके कुकिंग वेसल्स के, बॉटम मीन्स तला, जो निचला हिस्सा होता है वह क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, काला काला कलर का हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि उसके जो होल्स हैं, आपके बर्नर के गैस के जो होल्स हैं वे क्या हो रहे हैं, ब्लॉक हो गए हैं, उनमें कचरा फंस गया है और आपका जो फ्यूल है वह क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। जब आपका स्टोव येलो फ्लेम के साथ जलता है और धुआं प्रोड्यूस करता है, तो आप समझ जाइए कि आपका फ्यूल बहुत अच्छे से नहीं जल पा रहा है और वह पूरी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर रहा है और वह वेस्ट हो रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए, उन होल्स को लगातार समय समय पर क्लीन करते रहना चाहिए। फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम हैव सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इन देम। तो हमारे जो कोल और पेट्रोलियम होते हैं इनके अंदर कुछ मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फर जैसे एलिमेंट्स भी होते हैं। देयर कम्बशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। तो जब ये हमारे फ्यूल जलते हैं कोल एंड पेट्रोलियम, तो ये क्या करते हैं, सल्फर और नाइट्रोजन जैसे गैसों के ऑक्साइड यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऐसी गैसें भी प्रोड्यूस करते हैं, विच आर मेजर पोल्यूटेंट्स इन द इन्वायरमेंट। और ये क्या है, हमारे इन्वायरमेंट में मेजर पोल्यूटेंट्स, इनके कारण प्रदूषण अधिक फैलता है, ठीक है। देन जैसे अभी हमने यहाँ पर पढ़ा उसी को हम और अच्छे से समझ लेते हैं कि हमारे जो हाइड्रोकार्बन का कम्बशन होता है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, तो वे येलो फ्लेम या ब्लू फ्लेम कैसे प्रोड्यूस करते हैं और क्यों प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपके कौन आते हैं, एल्केन्स आते हैं, ठीक है, जिनके अंदर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन एटम्स के बीच। और ये कैसे जलते हैं, तो दे बर्न विदाउट स्मोक, इनमें कोई धुआं उत्पन्न नहीं होता है या होता है तो बहुत कम मात्रा में होता है, ठीक है। और हम इनको क्या बोलते हैं, क्लियर फ्यूल बोलते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है, ये कम स्मोक के साथ क्यों जलते हैं, तो ऐसे इनके अंदर क्या होता है, दे कंटेन लेस कार्बन परसेंटेज, इनके अंदर कार्बन की प्रतिशत मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए ये क्या करते हैं, आपके नॉन ल्यूमिनस फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जब ये ब्लू फ्लेम के साथ जलते हैं तो उसमें ज़्यादा तीव्र प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है, तो इसलिए आप इसको क्या कहते हैं, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो टर्म है इनको आपको अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। ये नॉन ल्यूमिनस फ्लेम
ब्लू फ्लेम, है ना। तो ऐसे टर्म्स आपके एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स, ऐसे हाइड्रोकार्बन के नाम बताओ जो नॉन ल्यूमिनस फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। तो नॉन ल्यूमिनस का मतलब ये होता है जिसमें ज़्यादा अधिक प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है, उनकी फ्लेम ठंडी होती है दिखने में। जैसे आपने देखा होगा ये जो गैस जलती है एलपीजी, वह ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करती है, और ब्लू फ्लेम में आपको बहुत अधिक तीव्रता नहीं दिखाई देती है क्योंकि वह नॉन ल्यूमिनस होती है। ठीक है, ल्यूमिनस आपके कौन होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जो क्या होते हैं? अनसेचुरेटेड होते हैं। इधर आप देख सकते हैं दूसरी तरफ हमने अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स लिखे हैं जिसमें आपके एल्कीन्स और एल्काइंस आते हैं जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाएंगे। तो ये कैसे जलेंगे? दे विल बर्न विद स्मोक, ये आपकी स्मोक के साथ जलते हैं बिकॉज दे कंटेन हाई कार्बन परसेंटेज। ठीक है, अब ये परसेंटेज कैसे निकालते हैं इसको भी हम अभी समझ लेंगे, लेकिन पहले आप इतना समझ लें कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वे स्मोक के साथ, धुएं के साथ जलते हैं, और जब आप उनके ऊपर एक लोहे की या स्टील की प्लेट रखते हैं तो उसके ऊपर धुआं जम जाता है जलाने के दौरान। तो ये आपकी ल्यूमिनस फ्लेम होती है। ठीक है, और इसको आप येलो फ्लेम भी कहते हैं। जैसे कि आप लकड़ी जलाते हैं तो वह पीली पीली फ्लेम उत्पन्न करता है, ठीक है, रेड और येलो, तो उसको आप क्या कहते हैं? येलो फ्लेम कहते हैं। ठीक है, और इसको आप ल्यूमिनस फ्लेम भी कह सकते हैं। तो ल्यूमिनस फ्लेम कौन प्रोड्यूस करेगा? ये आपके अनसेचुरेटेड, आप कोई भी एल्किन और एल्काइन का एग्जांपल यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, और आपके नॉन ल्यूमिनस फ्लेम कौन प्रोड्यूस करेगा? तो ये आपके एल्केन्स होते हैं, जैसे मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, ये सब आपके नॉन ल्यूमिनस फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ें अच्छे से ध्यान में रखनी है कि नॉन ल्यूमिनस क्या होता है और ल्यूमिनस क्या होता है। हिंदी में ल्यूमिनस का अर्थ होता है प्रदीप्त, यानी कि बहुत तीव्र तीक्ष्ण आपके जो ज्वाला उत्पन्न होती है उसको आप क्या कहते हैं? ल्यूमिनस फ्लेम कहते हैं। ठीक है, और जो ठंडी होती है इसमें बहुत अधिक तीव्रता नहीं होती है उसको आप क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस कहते हैं, और ब्लू फ्लेम भी कहते हैं। ठीक है, देन अब हम देख लेते हैं कि आपके जो परसेंटेज है वह कैसे निकाली जाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने इथेन और इथिन। इथेन आपका क्या होता है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। दो एग्जाम्पल ये हैं, दोनों के अंदर कार्बन की संख्या कितनी है? 2 है। ठीक है, ये हमारा इथेन है, इसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है, CH3 फॉर्मूला होता है, C2H6 भी आप इसको लिख सकते हैं, और इथिन आप C2H4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ सिंगल और डबल बॉन्ड बना दिखाने के लिए मैंने इसे यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है? 2। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 6। टोटल एटम कितने हैं? 6 and 2 8। तो यदि आपको परसेंटेज निकालनी है कार्बन की कि इस कंपाउंड में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी है, तो वे हो जाएगी आपके 2/8 × 100। 2/8 × 100, तो आप 2 और 8 को काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4। ठीक है, तो हमारा 8 2 से 4 बार कटता है, और 100 में यदि आप 4 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपके 25%। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एल्केन के अंदर, यानी कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आपके कार्बन की प्रतिशत मात्रा आती है 25%। ठीक है, और यदि आप इधर देखें एल्कीन में, जो कि आपके एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसमें भी कार्बन 2 है और हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं, और टोटल एटम की संख्या है 6। और परसेंटेज कार्बन आप निकालते हैं, जैसे आपने इधर निकाला था 2/6 करके, तो ये हो जाएगा आपके 1/3 × 100 एंड इट विल बी 33.3%। तो देखिए कार्बन की मात्रा किस में ज़्यादा है, तो आप आसानी से देख सकते हैं कि आपके एल्कीन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा क्या है? यहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि जिसमें कार्बन ज़्यादा होता है या कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज़्यादा होती है, वे कैसे जलते हैं? तो वे धुएं के साथ यहाँ पर जलते हैं। दे विल प्रोड्यूस स्मोक। ठीक है, जिसमें ज़्यादा कार्बन होगा वह ज़्यादा धुआं उत्पन्न करता है। तो ये हमारे जो एल्कीन या एल्काइंस होते हैं, आपके अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, दे गिव ल्यूमिनस फ्लेम और येलो फ्लेम। तो ये आपका रीज़न है, एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ज़्यादा धुआं उत्पन्न क्यों करते हैं, या वाई देयर फ्लेम इज़ कॉल्ड ल्यूमिनस फ्लेम और येलो फ्लेम। तो आपको ये आंसर वहाँ पर लिखना होगा कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज़्यादा होती है, इस कारण ऐसा होता है। ओके, और दूसरा कारण आप यहाँ पर क्या बता सकते हैं कि
कभी कभी आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी स्मोक के साथ जलते हैं। तो दूसरा कारण यहाँ पर आ जाता है कि जब आप इनको जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ऑक्सीजन की सप्लाई यहाँ पर क्या हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है। कम मात्रा में यदि ऑक्सीजन इसको मिलेगी जलने के दौरान, तो ये भी क्या करेगा, यहाँ पर इनकम्प्लीटली जलेगा और ज़्यादा मात्रा में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा और धुआं प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम वापस अपनी टेक्स्ट बुक पर चलते हैं। नाउ वाई डू सबस्टेंसेज बर्न विद और विदाउट फ्लेम। तो जैसे अभी मैंने बताया वही चीज़ यहाँ पर डिस्कस की गई है कि कोई भी पदार्थ फ्लेम या बिना फ्लेम के साथ क्यों जलता है। हैव यू एवर ऑब्जर्व आइदर अ कोल और अ वुड फायर। कभी आपने कोयले या वुड की फायर को ऑब्जर्व किया है? इफ़ नॉट, द नेक्स्ट टाइम यू गेट अ चांस टेक क्लोज नोट ऑफ व्हाट हैपन्स व्हेन द वुड और कोल स्टार्ट्स टू बर्न। तो जब भी आपको कभी मौका मिले आपको लकड़ी या कोयले को जलते हुए देखने का, तो आप उसको एक बहुत क्लोजली उस पर लुक करें, मतलब उसको बिल्कुल अच्छे से उसका निरीक्षण करें और देखें कि जब वो जलना स्टार्ट होते हैं तो वहाँ क्या होता है। यू हैव सीन अबाउ दैट द कैंडल और द LPG इन द गैस स्टोव बर्न्स विद द फ्लेम। तो हमने ऊपर देखा कि हमारी जो कैंडल होती है, मोमबत्ती होती है या LPG होती है, ये हमारे जब जलती है तो वहाँ पर एक फ्लेम हमें दिखाई देती है, एक ज्वाला या अग्नि हमें दिखाई देती है। However, you will observe the coal or charcoal in an अंगीठी sometime just glows red and gives out heat without a flame। तो आप देखते हैं कि जब कोल या चारकोल, कोयले को या चारकोल को आप अंगीठी में जलाते हैं तो ये सिंपली ग्लो होते हैं ना, लाल लाल चमकने लगते हैं, लेकिन ये यहाँ पर कोई फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते हैं, इनमें कोई ज्वाला हमें देखने को नहीं मिलती है। दिस इज़ बिकॉज अ फ्लेम इज़ ओनली प्रोड्यूस व्हेन अ गैसियस सब्सटेंस बर्न। तो ऐसा इसलिए होता है कि ज्वाला या अग्नि केवल तभी उत्पन्न होती है जब कोई गैसियस सब्सटेंस जलता है, कोई गैस जलती है तभी आपको वहाँ पर क्या दिखाई देती है, उसके ऊपर किसी भी, जैसे लकड़ी भी आपके जलती है कभी कभी, है ना, तो उसके ऊपर आपको अग्नि दिखाई देती है। ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि उसमें कुछ पार्ट ऐसा है जो किस में बदल गया है, गैस में बदल गया है, और वह जब गैस जलती है तो आपको अग्नि के रूप में या फ्लेम के रूप में दिखाई देती है। व्हेन वुड और चारकोल इज इग्निटेड द वोलेटाइल सब्सटेंसेज प्रेजेंट वेपोराइज एंड बर्न विद अ फ्लेम इन द बिगनिंग। तो जब शुरू में हम वुड को या चारकोल को जलाते हैं तो उसके अंदर जो वोलेटाइल सब्सटेंसेज होते हैं, वोलेटाइल मतलब वाष्पशील, ऐसे पदार्थ जो गैस में बदल जाते हैं, गर्म होने पर किस में बदल जाते हैं, गैस में बदल जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, वोलेटाइल सब्सटेंसेज कहते हैं। तो इनमें जो वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं, चाहे वो आपकी लकड़ी हो, चारकोल हो या कोयला हो, वे पहले वेपोराइज होते हैं, ठीक है, और फिर गैस में बदलने के बाद वे जलना शुरू कर देते हैं और वहाँ पर आपको एक फ्लेम भी दिखाई देती है। लेकिन बाद में जब वे वोलेटाइल सब्सटेंस समाप्त हो जाते हैं और वे कोयले में बदल जाते हैं तो आपको सिर्फ वहाँ पर एक जस्ट रेड ग्लो दिखाई देता है, वहाँ पर आपको लाल लाल उनका कलर दिखाई देता है और वे धीरे धीरे जलते रहते हैं। अ ल्यूमिनस फ्लेम इज सीन व्हेन द एटम ऑफ द गैसियस सब्सटेंसेज आर हीटेड एंड स्टार्ट टू ग्लो। और जैसे हमने ऊपर देखा ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस फ्लेम, तो आपकी जो ल्यूमिनस फ्लेम होती है ये आपको कब दिखाई देती है, जब किसी भी गैसियस सब्सटेंसेस के जो एटम होते हैं वे क्या होते हैं, गर्म करने के बाद ग्लो करना शुरू कर देते हैं, मतलब वे चमकना शुरू कर देते हैं। द कलर प्रोड्यूस्ड बाय ईच एलिमेंट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट। और जो हर एलिमेंट आपके पीरियोडिक टेबल में आपने देखे हैं, कई सारे एलिमेंट्स हैं आपके, प्रत्येक एलिमेंट जब जलता है तो वह क्या करता है, अलग तरह का कलर प्रोड्यूस करता है। तो वह तो आपके जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। ट्राई एंड हीट अ कॉपर वायर इन द फ्लेम ऑफ अ गैस स्टोव एंड ऑब्जर्व इट्स कलर। तो आप इसको देखने के लिए आप कॉपर के वायर को ले सकते हैं और उसको गैस स्टोव के ऊपर उसको गर्म करके जलाकर देख सकते हैं वह कैसी फ्लेम के साथ जलता है। यू हैव सीन दैट इन कंप्लीट कम्बशन गिव सूट विच इज कार्बन। तो आपने ये भी देखा है कि यदि ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है तो वहाँ पर आपके कार्बन का मात्रा बढ़ जाता है और वहाँ पर आपको सूट यानी कि धुआं दिखाई देता है और वह फ्यूल आपके धुएं के साथ जलता है। ऑन दिस बेसिस व्हाट विल यू एट्रीब्यूट द येलो कलर ऑफ अ कैंडल फ्लेम टू। तो इस बेसिस पर आपकी जो येलो कलर प्रोड्यूस होती है कैंडल की फ्लेम में, तो उसको आप क्या कहेंगे,
तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि जो येलो फ्लेम है ये ल्यूमिनस फ्लेम है ना, आप काफ़ी चमकीली फ्लेम आपको दिखाई देती है, तो ये हमारी एक ल्यूमिनस फ्लेम होती है। और चूंकि हमारे जो वैक्स होता है, कैंडल में क्या जलेगा, वैक्स, तो कैंडल का जो वैक्स होता है यह अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, इस कारण ये येलो कलर के साथ जलता है। तो यहाँ पर कई छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको उन सबको ध्यान में रखना है। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। और आप ध्यान रखिए, आपके जो ये येलो बॉक्स दिए गए हैं डू यू नो करके, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनमें से अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं और बोर्ड एग्जाम्स में कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो आप ये जो बॉक्सेस हैं इनके अंदर जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं इनको अच्छे से आप लर्न करके रखें और समझ के रखें। आप यदि बेसिक कंसेप्ट एक बार समझ लेंगे तो आप कोई सा भी क्वेश्चन होगा उसको आसानी से दे पाएंगे उसका आंसर। और यहाँ पे मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है इसी से आपके पेपर सेट होता है, तो आप इसी को अच्छे से ध्यान से पढ़ें तो आपको बहुत अधिक ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी एग्ज़ाम में पेपर सोल्व करने में। तो यहाँ पर आपके जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे कि कोल और पेट्रोलियम कैसे बना, और इसको आप 8th क्लास में भी पहले पढ़ चुके हैं। कोल एंड पेट्रोलियम आपके एक चैप्टर था 5 नंबर का, उसमें आपने देखा था कि कोल और पेट्रोलियम कैसे बनता है। एक बार और हम इसको पढ़ लेते हैं। कोल एंड पेट्रोलियम हैव बीन फॉर्म्ड from biomass which have been subjected to various biological and geological processes। तो आपके जो कोल एंड पेट्रोलियम है ये आपके बायोमास से बना है। बायोमास मतलब आपके धरती पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जितने भी जीवित जीव होते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, जीव जंतु हों, वे सब, उन सब का भार क्या कहलाता है, बायोमास कहलाता है। तो ये बायोमास से बने हैं जिनको कि कुछ बायोलॉजिकल और जियोलॉजिकल प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ा। कुछ हमारे नेचर में बायोलॉजिकल प्रोसेस चलते रहते हैं। कोल इज द रिमेन्स ऑफ ट्रीज, फर्न्स एंड अदर प्लांट दैट लिव मिलियन ऑफ ईयर्स अगो। हमारा जो कोयला है, कोयला हमारे जो बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, ट्रीज होते थे, फर्न्स होते थे और दूसरे प्लांट्स होते थे जो बहुत विशालकाय होते थे, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, मतलब हजारों लाखों सालों पहले जब हमारी पृथ्वी पर बहुत अधिक मात्रा में पेड़ पाए जाते थे। और दीज वर कास्ट इनटू द अर्थ परहैप्स बाय अर्थक्वेक्स और वोल्केनिक इरप्शन। ये किसी तरह से पृथ्वी के नीचे दब गए, और वे कारण क्या हो सकते हैं, भूकंप आना हो सकता है, बाढ़ आना हो सकता है, या फिर वोल्केनिक इरप्शन हो सकता है, ज्वालामुखी के फटने के कारण ऐसा हो सकता है। दे वर प्रेस्ड डाउन बाय लेयर्स ऑफ अर्थ एंड रॉक, और उसके बाद भी उनके ऊपर मिट्टी की कई परतें जमती गई और उनके ऊपर क्या हो गई, एक रॉक यानी कि चट्टानों की परत भी बन गई। दे स्लोली डिकेड इनटू कोल, और धीरे धीरे किस में बदल गए, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण कोयले में बदल गए। दूसरी ओर हमारे ऑयल और गैसेज होते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल होते हैं, एलपीजी, सीएनजी होते हैं। तो ये क्या है, ये किससे बने हैं, ऑयल एंड गैस आर रिमेन्स ऑफ मिलियंस ऑफ टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव्ड इन द सी। ये समुद्र में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं उनके डेड रिमेन्स से बने, उनके अवशेषों से ये बने हैं। व्हेन दे डाइड देयर बॉडीज सैंक टू द सी बेड एंड वेर कवर्ड बाय सिल्ट। जब ये बड़े बड़े एनिमल्स जो समुद्र में रहते थे, जैसे ब्लू व्हेल होती है, बहुत विशालकाय होती है, और पहले समुद्रों में बहुत जानवर थे, आजकल तो मारकर खा जाते हैं लोग बाग, तो उनकी संख्या कम है, लेकिन पहले बहुत अधिक होती थी, ठीक है। तो जब ये समुद्र में नीचे दब गए और जो सिल्ट होती है यानी कंकर पत्थर, मिट्टी होते हैं, रेत होती है, उसके नीचे दब गए। बैक्टीरिया अटैक द डेड रिमेन्स, उन डेड रिमेन्स पर बैक्टीरिया उत्पन्न हुए, टर्निंग देम इनटू ऑयल एंड गैस अंडर हाई प्रेशर्स दे वेर बीइंग सब्जेक्टेड टू। तो वहाँ पर उनको बहुत अधिक हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर मिला और बैक्टीरिया ने क्या किया, उनको ऑयल और गैस में बदल दिया। मीनवाइल द सिल्ट वाज स्लोली कंप्रेस्ड इनटू रॉक। तो धीरे धीरे जो सिल्ट थी, उनके ऊपर जो मिट्टी, कंकड़, पत्थर जमे थे, वह धीरे धीरे किस में बदल गए, रॉक में, चट्टानों में बदल गए, और ये बहुत विशालकाय चट्टानें थी। द ऑयल एंड गैस सिप्ड इनटू द पोरस पार्ट्स ऑफ द रॉक, और ये जो रॉक उसके नीचे थी, उनकी रॉक में जो छेद थे, छोटे छोटे, आप जानते हैं कि परतें होती हैं हमारी चट्टानों के बीच में, तो उन परतों में आपके ये ऑयल और गैस क्या हो गए, वहाँ पर भर गए। एंड गॉट ट्रैप्ड लाइक वाटर इन अ स्पॉन्ज, और जैसे कि स्पॉन्ज होता है उसमें आपके पानी फंस जाता है या पानी
रुक जाता है, उसी तरह से आपके इन रॉक्स में ऑयल और गैस यहाँ पर ट्रैप हो गई। कैन यू गैस वाई कोल एंड पेट्रोलियम आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल? तो आप क्या यहाँ पर बता सकते हैं कि कोल और पेट्रोलियम को फॉसिल फ्यूल क्यों कहा जाता है? तो ये तो बहुत आसान है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल को हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं, और जीवाश्म का मतलब होता है जीव का अश्म, यानी कि जीव का अवशेष। चूँकि ये फ्यूल्स जो है हमारे पेट्रोलियम है, कोल है, ये हमारे जीवों के अवशेषों से बने हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अवशेषों से बने हैं, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं या जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके ये क्यों बनते हैं, इस तरह से एक सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है और एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। तो आप इसको अच्छे से लर्न करें और याद रखें कि कोल एंड पेट्रोलियम कैसे बने। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ आएगी कार्बन एंड कंपाउंड की, वो आएगी ऑक्सीडेशन, और इसमें कुछ केमिकल रिएक्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो आप बने रहिए मेरे साथ, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।